नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वहां से वो ये है कि 2 दिन अभी हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि सीज फायर की शर्तें हवा में उड़ गई हैं। इजराइल ने लेबनान के सीमावर्ती गांवों पे, जो बाउंड्री पे गांव हैं, उन पर कई जगह फायरिंग की है। इसमें जो नाम आ रहा है मेन, वो साइदा डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है कि वहां पर उसने फायरिंग की है। लौटूंगा इस खबर की तरफ। उसके पहले जो दूसरी बड़ी खबर है वो सीरिया से है। सीरिया के अंदर जो जंग है वो लगातार तेज हो रही है। सीरिया के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है, असद ने यह आरोप लगाया है कि सीरिया में जितने भी टेररिस्ट हैं सारे के सारे टर्की से भेजे हुए हैं। टर्की ने खुद भी कहा है कि वहां पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो एक माइनर सा अटैक है, लेकिन इस माइनर से अटैक में दोनों तरफ के काफी लोग मारे गए हैं। रशिया सीधे जंग में शामिल हो गया है और ईरान ने आरोप यह लगाया है कि अमेरिका जानबूझकर मिडिल ईस्ट को शांत नहीं रहने देना चाहता है। जानबूझकर वो मिडिल ईस्ट में लगातार आग लगा रहा है, यह कहना है ईरान का। हालांकि कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि ईरान को जिस लेवल पर जाकर सीरिया की मदद करनी चाहिए थी, उस लेवल पर ईरान मदद नहीं कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो गजा के लोग पिस रहे हैं। गजा में जो ही लेबनान के अंदर सीज फायर हुआ है, लेबनान और इजराइल के बीच, और लेबनान से खतरा कम हुआ है, इजराइल ने अपनी सारी फोर्सेस गजा की तरफ मोड़ दी है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि गजा में यह बिल्कुल पॉसिबल है। गजा में लगातार बमबारी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कई और जर्नलिस्ट मारे गए हैं, कई एम्बुलेंसेस पे हमला हुआ है और गजा को लेकर इजराइल एक बेहद खतरनाक प्लान बना रहा है। उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हिजबुल्लाह इजराइल का सीज फायर। आप जानते हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ था और लग ये रहा था कि यह लड़ाई बंद हो जाएगी। मैंने आपको यह भी बताया था कि सीज फायर के तुरंत बाद लेबनान के जो लोग हैं वो साउथ लेबनान में लौटना शुरू कर दिए थे, अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। अब इजराइल की आर्मी ने एक ऑर्डर जारी किया है, एक्स पर, ट्विटर पर है, ये अरबिक लैंग्वेज में इसको जानबूझकर जारी किया गया है ताकि लेबनान के लोग पढ़ सकें। इस ऑर्डर में यह कहा गया है कि गांव के लोग, जो बॉर्डर पर गांव हैं, वो जब तक हमसे आदेश नहीं मिलता है, जब तक हम अलाउ नहीं करते हैं, तब तक वापस नहीं लौटें, वरना उन पर गोलियां चलाई जाएंगी। और साइदा का मैंने नाम लिया। साइदा डिस्ट्रिक्ट में गोलियां चलाए जाने का, एरियल अटैक का, यानी हवाई जहाज से अटैक करने का आरोप लगाया है लेबनान ने कि इजराइल वहां गांव में जो लोग लौट रहे हैं उनके ऊपर हवाई जहाज से हमले कर रहा है। दरअसल सीज फायर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है नीयत। इजराइल की नीयत के बारे में हम सब जानते हैं कि वो फिलहाल, चूंकि बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो रहा था, अमेरिका से प्रेशर भी था, हथियार उसके रुके हुए थे, इसलिए उसने फिलहाल सीज फायर को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन वो कतई इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। साथ में आज की ही रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एक्सेप्ट करने के बाद लिकुड पार्टी, जो नेतन्याहू की पार्टी है, उसकी पॉपुलैरिटी और कम हो गई है। पहले भी एक सर्वे आया था जिसमें यह आया था कि अगर आज इलेक्शन होता है तो लिकुड पार्टी इलेक्शन हार जाएगी। अब उसकी कंडीशन और बदतर हो गई है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि 50% से ज्यादा इजरायली यह मानते हैं कि हिजबुल्लाह के सामने इजराइल ने हार मान ली है। तो अब अपना सपोर्ट पेस बनाए रखने के लिए, अब इजराइल के अंदर थोड़ी आग लगाए रखने के लिए जरूरी यह है कि इस जंग को जारी रखा जाए। और सीज फायर होने के बावजूद इजराइल जिस तरह के हमले कर रहा है, उससे साफ लग रहा है कि सीज फायर को लेकर इजराइल के दिल में, नेतन्याहू के दिल में कहीं कोई इज्जत नहीं है। आप जानते हैं कि इजराइल और लेबनान बिल्कुल लगे हुए मुल्क हैं। नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान की जो सीमा है, बाउंड्री है, वो एक ही है। और इस पूरी जंग में वो सीमा के अंदर तो नहीं घुस पाए, बाउंड्री के अंदर तो नहीं घुस पाए, लेकिन बाउंड्री से लगे हुए इलाके में अभी भी इजरायली आर्मी का प्रेजेंस है, वो पीछे लौट के नहीं आए हैं। और इसके बेस पर ही जो लोग वापस लौट रहे हैं, बाउंड्री वाले एरिया में लौट रहे हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी कुछ हमले किए हैं। इजराइल ने यह आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह सीज फायर तोड़ रहा है, वो बमबारी कर रहा है। अब कौन क्या कर रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन
सैदा के बारे में मैंने आपको बताया कि सैदा से तो बिल्कुल कंफर्म खबरें आई हैं, क्रेडिल ने छापा है और भी कई लोगों ने छापा है कि सैदा के ऊपर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। ये सीधे सीधे सीज फायर की पूरी बात को किनारे लगाना है, सीज फायर को खत्म करना है। तो बड़ा सवाल यह है कि यह सीज फायर कितने दिन चलेगा। इजराइल का जो सर्वे मैंने आपको बताया था, बीबीसी में आया था, उसमें भी 30% लोगों ने यह कहा था कि यह सीज फायर लंबा चलने वाला नहीं है। इजराइल बस इस सीज फायर का फायदा उठाना चाहता है, अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना चाहता है और इस बीच में गजा में जितनी चाहे उतनी तबाही मचाना चाहता है। और साथ में सीरिया में बवाल जो खड़ा किया गया है वो इसलिए ही खड़ा किया गया है ताकि ईरान से जो हथियार आते हैं सीरिया के थ्रू हिजबुल्लाह के लिए, उनको भेजना बंद किया जा सके। अब टर्की के एर्दोगन साहब हैं, आपको याद होगा जब अभी अरब समिट की मीटिंग हुई थी, असद बोलने गए थे और टर्की के जो एर्दोगन है वो तुरंत उठ के चले गए थे। दरअसल टर्की और सीरिया के बीच में विवाद पुराना है। एक एरिया है सीरिया का जिस पर टर्की के जो रिबेल्स हैं, टर्की के जो आतंकवादी हैं, उनका कब्जा है। और ये जो हमला हुआ है सीरिया के अंदर, ये हमला एर्दोगन ने ही करवाया है। एर्दोगन उन सारे आतंकवादियों को लगातार सपोर्ट करता है। दरअसल आईएसआईएस का जो पूरा भूत खड़ा किया गया था, हम सब लोग जानते हैं कि वो अमेरिका ने ही खड़ा किया था। कर्नल रिचर्ड ब्लैक का एक वीडियो एक जमाने में बहुत वायरल हुआ था, यूट्यूब वगैरह पर भी आया था वो वीडियो, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीरिया में जितने भी आतंकवादी हैं सबकी तनख्वाह अमेरिका देता है। टर्की नाटो का मेंबर है, अमेरिका का करीबी है और इस रूप में इजराइल का भी करीबी रहा है। एर्दोगन बात करते रह गए लेकिन गजा के लिए एक हथियार नहीं भेज पाए। यहां सीरिया के ऊपर जब हमला करना है हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए, तो वो हथियार भी भेज रहे हैं, पैसा भी भेज रहे हैं, अपने आदमी भी भेज रहे हैं। तो उनका दिल इजराइल के कितने करीब है यह बात कोई भी समझ सकता है। सीरिया के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि एक इलाका है जिसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है, एक इलाका है जिसके ऊपर टर्की से जो सपोर्टेड आईएसआईएस के जो आतंकवादी हैं, अल-शाम खुद को कहते हैं, उनका कब्जा है। और उधर से ही यह हमला हुआ है जिसमें अलेप्पो को कब्जा करने की बात थी। हालांकि रशिया के मदद से सीरिया ने इसका जबरदस्त जवाब दिया है। अभी खबर यह है कि आगे की प्लानिंग करने के लिए सीरिया के जो असद हैं वो मॉस्को गए हुए हैं, वहां उनकी पुतिन से शायद मुलाकात होगी और उसके बाद यह लड़ाई बड़ी हो सकती है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन में रशिया के हाथों जितनी मार खा रहा है, सारे पैसे देने के बावजूद, सारा सपोर्ट देने के बावजूद रशिया वहां लगातार मजबूत पड़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसका बदला वो लेना चाहता है मिडिल ईस्ट में। और सीरिया से बेहतर इसके लिए कोई इलाका नहीं हो सकता जहां रशिया के भी बेसेज हैं और जहां अमेरिका के भी बेसेज हैं। रशिया ने कल के हमले का जवाब दिया है और उसका असर यह हुआ है कि काफी बड़ी मात्रा में आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनके वीडियोज आए थे और साथ में खान अल अस्ल इलाके पर जो उनका कब्जा था वो फ्री करा लिया गया है, उनको पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन रशिया वहां सीधे है, अमेरिका सीधे है और आप जानते हैं कि रशिया अगर बड़ा हमला करता है तो अमेरिका पलट के हमला करेगा। अमेरिका के साथ इजराइल है और फिलहाल सीरिया के मसले पर तो टर्की भी उनके साथ है। इस इलाके में जब भी लड़ाई हुई है हिजबुल्लाह ने सीरिया की मदद की है, लेकिन अभी जो सीज फायर हुआ है उसके बाद हिजबुल्लाह उस पोजीशन में नहीं है कि उतनी मदद कर सके। फिर भी खबर यही है कि हिजबुल्लाह उस इलाके में मदद कर रहा है। इजराइल कैसे भी इस मामले को उलझाए रखना चाहता है और सीरिया उसके लिए सबसे मजेदार जगह इसलिए है क्योंकि वहां पर अरबों के बीच की जो आपस की लड़ाई है उसका फायदा वो उठा सकता है। लेबनान में भी यही कोशिश हुई थी कि ईसाइयों और जो वहां द्रूज हैं और जो शिया मुसलमान हैं उनके बीच में लड़ाई करा के गृहयुद्ध वाली स्थिति पैदा किया जाए और हिजबुल्लाह को कमजोर किया जाए। लेकिन वहां यह पॉसिबल नहीं हुआ। सीरिया में यह बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि सीरिया लंबे समय से वैसे ही जिसको वार टार्न कहते हैं, यानी पूरी तरह से गृहयुद्ध वगैरह में उलझा हुआ है। वहां पर गोलियां चलती रहती हैं, लगातार हमले होते रहते हैं। अब हालत यह है कि दुनिया में जब कहीं गृहयुद्ध जैसी स्थिति होती है तो कहा यह जाता है कि यह मुल्क सीरिया जैसा बन गया है। तो सीरिया की जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं, सीरिया में जो पहले से डिस्टर्बेंसेस हैं, उसका फायदा उठाना चाहता है इजराइल नंबर 1, ताकि जो हिजबुल्लाह को हथियार जाने के रास्ते हैं उनको पूरी तरह से बंद कर सके। नंबर 2, जैसा मैंने बताया कि गजा में लगातार वो हमले कर रहा है। गजा में अब अपनी पूरी आर्मी उसने लगा दी है और यह तबाही गजा को
बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हिजबुल्लाह के साथ जो सीज फायर हुआ है उसका नुकसान सीधे गजा को उठाना पड़ रहा है। हालांकि बाइडेन और बाकी लोग दबाव बना रहे हैं कि गजा के साथ समझौता हो जाए। इजराइल के लोग भी, खासतौर पर जिनके घर के लोग होस्टेज हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार शोर मचा रहे हैं। लेकिन गजा के मामले पर नेतन्याहू कुछ नहीं बोल रहा है। वहां लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी हमला हुआ है जिसमें 40 से 50 लोग मारे गए हैं। इसके साथ साथ एक बहुत डेंजरस प्लान लेकर आया है इजराइल। गजा में आर्मी की जगह वो बिठाना चाहता है अमेरिकन मर्सनरीज को। अब ये मर्सनरी क्या होते हैं? ये सरकारी नहीं, ये प्राइवेट्स होते हैं जिनके पास हथियार होता है, जिनके पास सेना होती है और डिस्टर्ब्ड इलाकों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे दो मर्सनरीज का नाम सामने आ रहा है, एक ब्लैक वाटर और दूसरा आर्बिस, जिसके साथ बात चल रही है इजराइल की और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा उसको दिया जाएगा गजा के अंदर एडमिन करने का, यानी कि वहां की सुरक्षा देखने का और बाकी सबका काम। अब जाहिर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट इजराइल से मिलेगा वो तो इजराइल के इशारे पर ही काम करेगा। तो गजा को लेकर यह प्लानिंग बेहद खतरनाक है। अगर वहां पर प्राइवेट मर्सनरीज आते हैं तो स्थितियां और बिगड़ेंगी और गजा के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई और गहरी होगी और गजा को रीबिल्ड करने का, गजा को नए तरीके से बनाने का, गजा के लोगों तक राहत पहुंचाने का, उनको अस्पताल, स्कूल और बाकी सारी चीजें फिर से अवेलेबल कराने का जो पूरा प्लान है वो लगातार लेट होता जाएगा। यानी एक लाइन में अगर कहें तो नेतन्याहू गजा को लगातार नरक बनाए रखना चाहता है, गजा में लगातार वो डिस्टरबेंस चाहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो ही थोड़ी सी उसकी स्थिति बेहतर होगी, अगर वो लेबनान पर फिर से हमला कर दे और लड़ाई उतनी ही तेज हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इधर कल मैंने आपको बताया था कि इराकी मिलिशिया ने बिल्कुल साफ किया है कि लेबनान के साथ समझौता हो जाने के बावजूद भी हम लगातार इजराइल पर हमला करते रहेंगे और यही बात हूथी ने भी कही थी। यह बात कहने के बाद हूथी के ऊपर कल फिर से यूके और यूएस ने बम बरसाया है और फिर से हूथी का बयान आया है कि आप कितने भी बम बरसाते रहिए, हम अपने हमले बंद नहीं करने वाले हैं। तो इजराइल के ऊपर ऐसा नहीं है कि हमले जीरो हो जाएंगे। हूथी और इराकी रेजिस्टेंस का हमला तो वैसे भी चलता रहेगा। सीरिया का मामला जिस तरह से बढ़ रहा है, ईरान को सीधे शामिल होना पड़ सकता है। एक आरोप लग रहा है कि ईरान सीरिया का उस तरह से मदद नहीं कर रहा है जिस तरह से उसको मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इस बारे में मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ईरान भी शायद वहां के मसले देख रहा हो कि उसको कितना हाथ उसमें डालना चाहिए और कितना हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रशिया वहां पहले से है और रशिया पूरी तरह से असद के साथ है। तो यह भी एक गेम हो सकता है कि ईरान अपना हाथ वहां जलाने की जगह लेबनान को हथियार पहुंचाने पर अपना जोर दे और साथ में जो ट्रू प्रॉमिस 3 की बात है कि इजराइल पे हमला करेगा, उसकी तैयारियां जारी रखे। ये एक प्लान हो सकता है ईरान का। अगर ईरान हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है, अगर उसको यह लगता है कि अब तो लेबनान से समझौता हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो उसको याद रखना चाहिए इजराइल ने अपनी पूरी जिंदगी में, जब से वो मुल्क बना है, कभी किसी समझौते को कोई इज्जत नहीं दी है। जिस दिन उसे लगेगा और जरूरत महसूस होगी वो इराक पर भी हमला करेगा और ईरान पर भी हमला करेगा। अगर आप आराम से बैठ जाएंगे तो जिस तरह से एक बार सीज फायर की हवा फैलाकर उसने नसरुल्लाह को मारा, जिस तरह से आपके घर में इस्माइल हानिया को मारा, अगला नंबर किसका होगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। इजराइल का जो वार है वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। इजराइल ना तो कोई मोरालिटी मानता है, ना कोई समझौता मानता है, ना कोई रूल मानता है। आप देखिए उसने फ्रांस को बाकायदा समझौते में लिया और फ्रांस से कहलवाया कि आईसीसी से इम्यूनिटी है नेतन्याहू को, क्योंकि इजराइल आईसीसी का मेंबर नहीं है। यहां याद दिला दूं कि पुतिन भी आईसीसी का मेंबर नहीं था, रशिया भी आईसीसी का मेंबर नहीं था, लेकिन पुतिन के खिलाफ जब वारंट जारी हुआ था तो फ्रांस ने उसका पूरा समर्थन किया था। अब आईसीसी ने सामने आके कहा है कि किसी तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं हो सकती। रूल बिल्कुल साफ है कि आप आईसीसी के मेंबर हैं या नहीं हैं। अगर आपने जेनोसाइड किया है, अगर आपने वॉर क्राइम किया है, तो आपके ऊपर वारंट लागू होगा। तो फ्रांस का जो फैसला है वो इल्लीगल है।
अब फ्रांस उसको कितना मानता है कितना नहीं मानता है, कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने कहा है कि हम लोग दोबारा से कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे। अब वो अपील कब होती है, उसका क्या फैसला होता है, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच में मिडिल ईस्ट में फिलहाल किसी शांति की, बड़ी शांति की उम्मीद मुझे नहीं है। और सारा मामला यह है कि ये जो शांति वगैरह की बात हो रही है, इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है गजा के लोगों को। अगर बाइडेन या बाकी इंटरनेशनल पावर्स प्रेशर बनाकर गजा में भी समझौता करा पाते हैं तब तो कोई बात है, वरना अगर ऐसे ही हालात रहे तो ना तो लेबनान का समझौता लंबा चलने वाला है और ना ही गजा में शांति होने वाली है। बाइडेन हमेशा एक ऐसे राष्ट्रपति की तरह जाने जाएंगे जिन्होंने बच्चों और औरतों के जेनोसाइड के लिए हथियार और पैसे अवेलेबल कराए, जो चाहते तो इस जेनोसाइड को रोक सकते थे, लेकिन जो हमेशा जेनोसाइड के साथ खड़े रहे। गजा की ये जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, वो आप सब लोगों ने देखा है। एक वीडियो कल मैं देख रहा था, एक मां पागलों की तरह भाग रही थी और उसके बाद एक जगह रुक के उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे की कब्र मिल गई। ऐसी हजारों जो माएं हैं, उनका अगर कोई दोषी है, अगर उनका कोई अपराधी है, तो वो इजराइल और अमेरिका है, टर्की जैसे मुल्क हैं और अजरबैजान जैसे मुल्क हैं, जो सारी समस्याओं के बावजूद, सारी दिक्कतों के बावजूद इजराइल को लगातार तेल और बाकी सारी चीजें पहुंचाते रहे हैं। जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी गजा की, जब भी फलस्तीन आजाद होगा और हिसाब किताब होगा कि किसने क्या किया है, तो ये सारे के सारे लोग अपराधी की तरह दर्ज किए जाएंगे। तब शायद हम कह सकेंगे कि हां, हम हक के साथ खड़े थे, हां, हम सच्चाई के साथ खड़े थे। और हम इसीलिए सच्चाई के साथ खड़े हो पाते हैं क्योंकि आपका सपोर्ट हमको लगातार मिलता रहता है। ये सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी ताकत बनिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनेंगे, हमारे मेंबर बनेंगे, तो यकीन जानिए कि हम हर हाल में सच कहते रहेंगे, हक के साथ खड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।